हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मेरे बारे में पता ही है कि मैंने किस तरह से एंशिएंट का जो एक टाइम फ्रेम है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को ही ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चन को ही मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को मैंने ख़त्म करने की पूरी कोशिश करी थी। और इसी के साथ ही एक जो अपना एंशिएंट का, मिडाइवल का, मॉडर्न का, वर्ल्ड का, आर्ट एंड कल्चर का धीरे धीरे करके जो एंशिएंट का जो पार्ट है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी जो 6th क्लास की जो हिस्ट्री की किताब है उसको ही ध्यान रखते हुए चीज़ों को मैंने ख़त्म करवाने की पूरी से पूरी कोशिश करी है। और सिर्फ क्वेश्चन को ही ध्यान रखते हुए, क्वेश्चन को ही देखते हुए आप ये सब कुछ एक आइडिया लगा सकते हैं कि चीज़ें देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन ही करते करते हमें काफ़ी कुछ नॉलेज हो रहा है। और जब आप मेरे साथ किसी भी कोर्स में जुड़िएगा तो जो भी चीज़ें हैं वो किस हिसाब से चलने वाली हैं, इन सब का जो एग्ज़ाम्पल है आप देखते आ रहे हैं और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आप तक काफ़ी अच्छे से पहुंचती जा रही है। अभी जैसे पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से बातें करी थी चैप्टर 1 से रिलेटेड, और जो चैप्टर 1 कहने का मतलब ये है कि कैसे जो मिडाइवल इंडिया है, कैसे जो मध्यकालीन भारत है उसमें चीज़ों की शुरुआत हमें दिखी गई थी और उन पे जो क्वेश्चंस पे बातें करते के साथ ही चीज़ों को मैंने ख़त्म करवाया था। और वही आज अगर मैं बातें करूं तो आज मैं चैप्टर 2 की बात करूंगा और धीरे धीरे करके ये भी जो अपना सेगमेंट है 7th के बाद 8th, फिर 9th, फिर 10th, फिर 11th, फिर 12th करके सारी चीज़ों का जब आप सभी को एक आइडिया लग जाएगा, जब आप इन सारी चीज़ों को आप एंड करेंगे तो सारी चीज़ों का आपको ये पता लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करने से कितना ज़्यादा आप सभी को आपकी पढ़ाई में फ़ायदा हो रहा है। इसी क्वेश्चन को देखते हुए हमने OTP को ही डिज़ाइन करा है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे ही बातें होती हैं। क्योंकि होता है क्या कि जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो उस टाइम में आपका जो नॉलेज है वो किसी काम का नहीं रह जाता है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ यही काम आता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है किसी भी क्वेश्चन को ले करके कितना ज़्यादा है और कितना कम है, और शायद वही जो चीज़ें हैं आपका जो आंसर है सही कराता है। और अगर कॉन्फिडेंस अगर लो हुआ या फिर चीज़ों का आपको समझ थोड़ा कम है तो चीज़ें लो, आपको जो नंबर है वो देखने को वहाँ पे मिलता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं मेडिवल इंडिया की मैं बातें करूं, मध्यकालीन भारत की बातें करूं, तो किताबों को ज़रा ध्यान दीजिएगा। किताबों को कहीं और से कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ अभी NCERT पर ही बस आगे बढ़ना है। क्योंकि NCERT ही जो चीज़ है वो हमेशा से मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि ये बेस है और यही जो सारी चीज़ है इसके ऊपर आप ये ख़त्म करने के बाद आप कुछ भी करिएगा तो जो भी सारी चीज़ें हैं आपको धीरे धीरे करके समझ आती जाएंगी। तो सिर्फ अभी NCERT का यूज़ करके मेरे लेक्चर्स, मेरे नोट्स को ध्यान रखते हुए OTP प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा आप सभी को कि आपकी जो एक तैयारी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती जाएंगी। और मैंने आपको हमेशा से यही बताता आ रहा हूँ कि मार्केट में जो मटेरियल है, जो लेक्चर है, जो भी सारी चीज़ें हैं उनका सरप्लस है। लोग गुमराह करने का काम करते हैं और वो जो तैयारी आपके सामने निकल करके आती है वो एज अ नेगेटिव फॉर्म में आती है। यानी कि आप जितनी किताबों पे जाइएगा, जितने सोर्सेज को आप फॉलो करिएगा, वो सारी चीज़ें आपको एट द एंड आपका टाइम वेस्ट होगा। और ये टाइम में अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस टाइम में अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो अप टू द मार्क आपका जो नंबर है वो नहीं आ पाएगा। इन सारी चीज़ों पे मैं हमेशा बातें करता हूँ और ये बहुत ज़्यादा भी ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने वन सोर्स का या फिर वन प्लेटफॉर्म का जो एक रूल है इसे आगे लेकर के जा रहे हैं और ये कितना सक्सेसफुल है ये आप सभी बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो चलिए आइए चैप्टर की मैं बातें करता हूँ कि चैप्टर में किस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ी थी। तो पहले हमने 1000 वर्ष के माध्यम से परिवर्तन का पता लगाया था। उसी के बाद चैप्टर 2 में न्यू किंग्स एंड किंगडम्स उभर करके आए थे, यानी नया राजा और नया राज्य। हमारे सामने एक नहीं अनेक राजा आए थे। और बस मध्यकालीन तो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ राजा, उनके नीतियों, उनकी पॉलिसीज़, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों पे बातें करते करते साथ ही हमारा जो मध्यकालीन का, हमारा जो मेडाइवल का जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ ही मैंने आप सभी को बताया था
कि जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी और चीज़ें देखिए, इंडेक्स को तोड़ना मेरा काम है, चीज़ों को शॉर्ट बनाना मेरा काम है, और आप तक एक काफ़ी अच्छा एक लिमिटेड जो चीज़ें हैं उसको ले करके आता हूँ। और वही जो चीज़ें हैं आप अगर बार बार रिवाइज करते जाएंगे तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। तो चीज़ों की शुरुआत करते हैं। तो ज़रा देखिए, हमारे सामने मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन उभर करके आया है और हमारे सामने उस टाइम में पालाज यहाँ पर हैं, इसको पालोज लिख दिया है, तो ये पालाज हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूताज, पालाज और चोलाज। तो ये इसके क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दे रखे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने आंसर भी लिखा है, क्योंकि बहुत लोगों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि सर हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो हमें इन चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आप पूरा क्वेश्चन ही लिखिए, उसके साथ आंसर भी लिख दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो देखें तो हमें सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएं। तो गुर्जर प्रतिहार जो हुआ करते थे वो गुजरात और राजस्थान के इलाका में शासन किया करते थे। राष्ट्रकूताज हुआ करते थे, वो वेस्टर्न डेक्कन, जो दक्कन का जो इलाका है वहाँ वो रूल किया करते थे। पालाज की अगर बातें करी जाए तो ये बंगाल में हुआ करते थे, और चोलाज की बातें करी जाए तो ये तमिलनाडु में भी हुआ करते थे। तो ज़रा ध्यान दीजिए, मेरे जितने भी वीडियोस जाते हैं वो बायलिंगुअल ही जाते हैं, क्योंकि भाषा को लेकर के मैं भेदभाव करने में विश्वास नहीं रखता हूँ कि हिंदी से कम आते हैं रिज़ल्ट, इंग्लिश से ज़्यादा आते हैं। जो भी एक मेन अपना एक टारगेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो मेहनत है वही कल हो के हमें सफलता दिलाती है। उसमें बस जो एक मीडियम है वो इम्पॉर्टेंट है, और उस पर कितना आप काम कर रहे हैं, कितना परसेंटेज आप उस पर चीज़ों को समझ कर के आगे लेकर के जा रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि मीडियम को ही चेंज करना कोई एक ऑप्शन है। ज़रा ध्यान दीजिएगा ये सारी चीज़ों का, और यही जो चीज़ें हैं लास्ट में आपको एक सक्सेस की ओर लेकर के जाएगा। तो अभी मैंने गुर्जर प्रतिहार के बारे में बताया, ये मैच द फॉलोइंग में गलत था, लेकिन जो सही आंसर है गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान में राज किया करते थे। राष्ट्रकूट की मैं बातें करूं तो ये पश्चिम दक्कन में, उसी के बाद पालाज की बंगाल में, और चोलाज की बात करूं तो तमिलनाडु में। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही होंगी। ये क्वेश्चन है ये सही नहीं है, इसका जो सही फॉर्मेट है वो इस हिसाब से निकल करके आया है। तो ज़रा आप एक काम कर सकते हैं, आप इंडिया का मैप बना सकते हैं अपने ही हिसाब से, और अब ज़रा ध्यान दीजिए जो मैपिंग वगैरह है वो आप अपने हिसाब से भी इसको लगा सकते हैं। ज़रा देखिए ध्यान से कि गुर्जर प्रतिहार हैं गुजरात और राजस्थान के इलाके में, तो ज़रा ध्यान दीजिए वो इस जगह राज करते होंगे। उसी के बाद अगर देखा जाए तो हमारे राष्ट्रकूताज यानी पश्चिमी दक्कन में, पालाज बंगाल में, यानी बंगाल का जो इलाका है वो कुछ इस प्रकार इधर का है, यहाँ बांग्लादेश भी आ जाता है। उसी के साथ ही चोलाज तमिलनाडु में साउथ में नीचे की तरफ वो उभर करके आता है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा यही सारी चीज़ें हैं आपको इन फ्यूचर काम आएंगी। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द त्रिपार्ट स्ट्रगल, मतलब द parties involved in the tripartite struggle were गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटाज एंड द पालाज डायनेस्टी। मतलब हुआ था क्या, हमारे पास जब मध्यकालीन भारत की जब शुरुआत हुई थी उससे पहले हमारे पास तीन डायनेस्टी उभर करके आई थी, जो कि तीनों आपस में एक तरह से कह सकते हैं कि बराबरी कंपटीशन एक दूसरे को देते आ रहे थे, और उन लोगों का पूरा मकसद यही था कि हम पूरे भारतवर्ष पे राज करेंगे। बट देखा क्या गया कि चीज़ें उनके हिसाब से ना चली, और जो फॉरेनर्स का जो आगमन है उसकी शुरुआत हो गई थी। तो ये जो टाइम है ये उनसे थोड़ा पहले की मैं बातें बता रहा हूँ, क्योंकि ज़रा देखिए इंडेक्स पर भी एक बार आप नज़र मार सकते हैं। तो इंडेक्स में हमारे पास चैप्टर 3 में है दिल्ली सुल्तान। इसका मतलब दिल्ली सल्तनत का जो टाइम फ्रेम है वो बाद में उभर करके आया था, और इन दोनों को आप कह सकते हैं कि ये हमारा प्री मेडाइवल एरा है या फिर प्री मेडाइवल एज है। अब ज़रा ध्यान देने वाली बात क्या है, What were the qualifications necessary to become a member of committee of the Sabha in the Chola Empire? The working of a Sabha according to the Uttar Meru inscription is given below. All those who wish to become the members of the Sabha should be owners of the land from which the revenue is collected. They should have their own homes. They should be between 30 and 70 years of age. They should have knowledge of the Vedas. They should be well
versed in the administrative matters and honest in all the dealings. If anyone has been a member of any of the committee in the last 3 years, he cannot be become a member of another committee. Anyone who has submitted his accounts as well as those of these relatives cannot contest in the elections. यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल दल कौन कौन थे? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटा और पाल डायनेस्टी हुआ करते थे। उसी के साथ चोल साम्राज्य में सभी एक कमेटी का सदस्य बनने के लिए योग्यता आवश्यक थी। तो यही सारी चीज़ें हैं कि उनके पास अपनी भूमि होनी चाहिए, उनका घर होना चाहिए, उनका जो एज है वो 35 से 70 साल के बीच में होना चाहिए, उनको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उसी के साथ ये देखा गया है कि उन्हें प्रशासनिक मामलों में काफ़ी अच्छे से चीज़ें पता होना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति पिछले 3 वर्ष में किसी भी समिति का सदस्य रहा हो तो वो किसी अन्य समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। अगला देखते हैं, जिसने भी अपने और अपने रिश्तेदार के खाते में जमा नहीं कराया है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी है। इवन किसी भी पेपर का जब फॉर्म आप भरने के लिए जाते हैं तो एक एलिजिबिलिटी का एक क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होता है। तो ये वही एलिजिबिलिटी है आपको अगर चोला डायनेस्टी में एक उस टाइम का जो सदस्य बनने के लिए ये सारी चीज़ें होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। What were the 2 major cities under the control of the चहमनाज? इसका मतलब ये है, ज़रा ध्यान दीजिए, चहमनों के नियंत्रण में 2 प्रमुख शहर कौन थे? तो दिल्ली और अजमेर हुआ करते थे। और आंसर जो है इसका दिल्ली और अजमेर हुआ करता था। हाउ डिड द राष्ट्रकूटास बिकम पावरफुल? इसका मतलब जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी हुआ करती थी वो कैसे शक्तिशाली उस टाइम में कहलाती थी? तो राष्ट्रकूटास बिकम पावरफुल इन द फॉलोइंग मैनर। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रकूटास वर सबऑर्डिनेट्स टू द चालुक्यास ऑफ द कर्नाटका, जिसका मतलब है राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यास के अधीन थे। और उसी के साथ ही इन द मिड 8th century दंती दुर्गा अ राष्ट्रकूटा चीफ ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलोड। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है 8वीं सदी के माध्यम में राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्गा ने अपने चालुक्य अधिपति को उखाड़ फेंका था। उन्होंने ब्राह्मणों की सहायता से हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। इस अनुष्ठान को क्षत्रिय के रूप में बलिदान करने वाले पुनर्जन्म का नेतृत्व करने के लिए माना गया था, भले ही वह क्षत्रिय कश्मीर ना हो। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें काफ़ी एक दिखाती हैं कि जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी उभर करके आई थी वो उसका जो मेन रीज़न हुआ करता था वो कुछ इस प्रकार का हुआ करता था। अब ज़रा ध्यान देने वाली बात क्या है हमारे सामने, इस पर एक बार गौर फरमाइएगा दोस्तों। आप सभी को याद होगा पिछली ही वीडियो में मैंने आप सभी को कुछ इस प्रकार का डायग्राम बता करके समझाया था। तो ये बताने का मेरा पूरा मकसद यही था कि जितनी भी डायनेस्टी उभर करके आई थी मैंने 3 का ही एग्जाम्पल इसी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा था कि हमारे सामने 3 मेजर डायनेस्टी उभर करके आई थी। अगर हम प्री मेडाइवल एरा की या फिर अगर हम पूर्व मध्यकालीन युग की बातें करें। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये क्यों मैं फिर से एक और बार आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। सपोज़ करिए ये आपके पाल डायनेस्टी हैं, ये राष्ट्रकूटास है और ये आपका जो आखिरी जो डायनेस्टी है चालुक्यास डायनेस्टी, या फिर कहने का मतलब आप सभी के सामने अभी उभर करके आया था जो अभी मैंने आप सभी को बताया था कि वो जो डायनेस्टी है राष्ट्रकूटास है, गुर्जर प्रतिहास है या फिर पाल है या फिर चोला है। इनमें से आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये जो बताने का मेरा मकसद सबसे बड़ा यही है कि ज़रा ध्यान दीजिएगा, इनके कल्चर अलग अलग होंगे, इनके रिलीजन अलग अलग होंगे, सारी चीज़ें अलग अलग होंगी, लेकिन अगर इनके पास अपना एक वन सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में राजा उभर करके आएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर होता है क्या, माना क्या गया था कि सपोज़ करिए ये अगर एरिया किसी एक के अंडर में उभर करके आता है तो इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता होगा। लेकिन अंदर ही अंदर जो क्रांतिकारी हैं, क्योंकि उनको ये जो स्टेट है वो अच्छा नहीं लगा होगा, इन लोगों को ये पसंद नहीं होंगे, तो ये आपस में रेवोल्यूशन या फिर आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही बता रहा हूँ मैं कि अगर मान करके चलिए A1 A2 A3 है तो इस हिसाब से समझिए इनका एक राजा हुआ करता था अकेला, और वही राजा इस हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाता था कि उनका जो रिलीजन है, उनका जो कल्चर है वो बाकी दूसरे से, बाकी तीसरे से काफ़ी ऊंचे दर्जे पर उनकी पूछ हो। तो
तो यही सारी चीज़ें हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु वॉज दंती दुर्गा? अभी जस्ट आपने देखा दंती दुर्गा को उखाड़ के फेंकने की बातें की गई थी, तो वो दंती दुर्गा कौन थे? तो दंती दुर्ग कौन थी? दंती दुर्ग एक राष्ट्रकूट प्रमुख था जो हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता था और उसी अनुष्ठान करने के बाद क्षत्रिय निकाला था। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, दंती दुर्गा वॉज ए राष्ट्रकूटा चीफ हु टर्न आउट टू बी अ क्षत्रिय आफ्टर परफॉर्मिंग अ रिचुअल नोन एज हिरण्यगर्भ। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा इन सारी चीज़ों पर। और हु वॉज कॉल्ड रेंट, इसका मतलब ये है किराया किसे कहते हैं? तो उत्पादकों से प्राप्त संसाधनों को किराया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे ज़रा ध्यान देते हैं। हु पेड रेवेन्यू? तो द ट्रेडर्स पेड रेवेन्यू। हु वर प्रशस्टीज? तो प्रशस्टीज वर द डिटेल्स डिसाइडिंग द रूल एंड द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द रूलर्स। ज़रा ध्यान दीजिएगा, प्रशस्ति क्या था? तो प्रशस्ति शासकों के शासन और व्यक्तित्व को दर्शाने वाला विवरण था। तो अगर विवरण की बातें की जाए तो आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर में हमारे पास जो भी सोर्सेज निकल करके आएंगे, जो भी सारी चीज़ें हम इन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो उनका एक प्रमुख अगर स्रोत की बातें करी जाए तो इसको भी हम एज अ एक एग्जाम्पल लेकर के आगे बढ़ सकते हैं कि इसके थ्रू भी हमें ये पता लगता था कि ये राजा था, इसने क्या करा और इस राजा का जो नीति वगैरह पॉलिसीज़ वगैरह हुआ करती थी वो किस प्रकार वो शासन को मेंटेन करता था। इसी के साथ ही अगले की बातें करूं, हु वर द राइटर्स ऑफ प्रशस्तीज? तो यानी कि इसके कहने का मतलब है प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो प्रशस्ति के रचयिता विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया था कि सोसाइटी में अलग अलग डिवीज़न होने की शुरुआत हो गई थी और किस प्रकार हमारे पास शूद्र आए थे, किस प्रकार हमारे पास क्षत्रिय आए थे, किस प्रकार हमारे पास ब्राह्मण आए थे। इन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने आप सभी से डिस्कस करवाया था और वो सब वैदिक काल के बाद ही, वेदों की जो रचना है उसके बाद ही चीज़ों का हम देख सकते हैं कि सोसाइटी में काफ़ी बड़ा एक मार्जिन आया था। उसी के साथ ही जो विद्वान आपके ब्राह्मण हुआ करते थे उनको ही हम मान सकते हैं कि प्रशस्ति के लेखक हुआ करते थे। उसी के बाद देखिए, हु वाज काल्हान? तो काल्हान वाज अल हिंद। तो ज़रा ध्यान दीजिए, काल्हान अल हिंदू था, कश्मीर के सांस्कृतिक कवि। और एक बात आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि अगर हिस्ट्री में, अगर इंडियन हिस्ट्री में अगर किसी को बोला गया है कि पहला स्रोत बताइए कौन सा हुआ करता था, तो आप सभी को आइडिया राजतरंगिणी के नाम से आया होगा। और ये ऐसी किताब हुआ करती थी जो कि कश्मीर के बारे में इन्होंने सारी डिटेल बताई थी। तो काल्हान थे, उन्होंने ही पहली इसकी रचना करी थी और वो जो उनकी रचना है उसका नाम राजतरंगिणी हुआ करता था। इसी के बाद देखते हैं, व्हाट वाज ट्री पार्टी स्ट्रगल? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ट्री पार्टी स्ट्रगल वाज अ लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट अमंग द रूलर्स ऑफ द गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटाज एंड द पाला डायनेस्टी फॉर अ कंट्रोल ओवर कन्नौज। हुआ क्या करता था उस टाइम में, कन्नौज पे रूल करने के लिए, कन्नौज पे शासन करने के लिए लोगों की लड़ाइयाँ होती थी कि मैं कन्नौज को लूँगा तो मैं कन्नौज को लूँगा। और इन चीज़ों का हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर A1, A2, A3 यानी कि राष्ट्रकूटाज, पालाज और उसके बाद अगर मैं बातें करूं गुर्जर प्रतिहार की, तो इन लोगों का आपस में एक कंपटीशन चलता था और वो यही चलता था कि ज़रा देखते हैं कन्नौज पे कौन अटैक करता है और किसके अंडर में कन्नौज आता है। उसी के बाद देखा क्या गया कि हु रोट किताब अल हिंद, यानी कि अ ग्रेट अरब पोइट अल बरूनी रोट किताब अल हिंद। तो ज़रा गौर फरमाइएगा दोस्तों, किताब अल हिंद किसने लिखा था? तो एक महान अरब कवि अल बरूनी ने किताब लिखी थी। और उसी के बाद ज़रा ध्यान दीजिएगा इन सारी चीज़ों पर, किस प्रकार जो आपका मेडिवल है या फिर प्री मेडिवल का जो टाइम फ्रेम है वो कुछ इसी प्रकार चला था। NCERT के ही हिसाब से अभी फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें बस यही चीज़ बताई गई है किस प्रकार जो 3 डायनेस्टीज़ उभर करके आई थी। और ये जो 3 डायनेस्टी हुआ करती थी ये मध्यकालीन भारत की जब शुरुआत हुई थी, जब विदेश से लोग आने लग गए थे, तो उससे पहले के जो टाइम फ्रेम में एक बड़े साम्राज्य के रूप में ये तीनों जो शासक हैं, ये तीनों जो वंश हैं, ये उभर करके आए थे। और बेसिकली यही देखा गया है इस चैप्टर में कि उन तीनों की हमेशा से ही यही लड़ाई चलती थी कि ज़रा बताइए कन्नौज पे कौन शासन करेगा, कन्नौज को कौन अपने
वश में करेगा, क्योंकि कन्नौज को देखा जाता था। और ना ही केवल कन्नौज को, हमने इवन जितने भी राजधानियाँ देखी हैं, चाहे किसी भी शासक का हुआ करता था, चाहे वो पाटलिपुत्रा हुआ करता था, चाहे वो वैशाली हुआ करता था, कुछ भी हुआ करता था, वो सिर्फ और सिर्फ जो उसका बेस वो लोग संसाधन को लेकर के चलते थे। और संसाधन मैंने आप सभी को बताया है, रिसोर्सेज की बातें करूं तो R1 से सीधा R2 को जोड़िएगा, यानी जितनी ज़्यादा रिवर हुआ करेगी उतने ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज आने की संभावना मिलेगी। तो इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो शासक हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते थे कि कन्नौज का जो उस टाइम में फैलावा था, कन्नौज का जो इम्पोर्टेंस था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। और उसी के साथ एक एग्जांपल मैं आप सभी को देता हूँ पाटलिपुत्रा का। तो अगर पटना की बातें करी जाए तो वो 3 नदियों के आसपास घिरा हुआ है। ज़रा ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी 3 नदियाँ था, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और क्यों लोग चाहते थे कि जो हमारी जो पटना है, हमारा जो पाटलिपुत्रा है, या फिर उसका नाम पाटलीग्राम भी है, कहीं कहीं हमने अजीमाबाद भी देखा है उसको, तो क्यों लोग ये चाहते थे कि उस जगह को, उस क्षेत्र को अपनी राजधानी बना सकें। इवन अगर आधुनिक भारत की मैं बातें करूं या फिर आधुनिक बिहार की मैं बातें करूं, तो लोग, जब अंग्रेज लोग आए थे तो पटना को, बिहार को उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड का नाम दिया था। इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का मतलब व्यापारिक केंद्र का उन्होंने नाम दिया था पटना को, क्योंकि देखा गया जाता था कि पटना का जो कनेक्शन है वो आपके बंगाल से भी है, वो तिब्बत से भी है, वो नेपाल से भी है, वो इंडिया के हर जगह से चीज़ें वहीं से निकल करके आती थी। और इवन इन्हीं सारी चीज़ों की बातें करूं तो हमारा जो पटना है, पाटलिपुत्रा है, वो काफ़ी पुराना मगध, आप लोगों ने मगध का नाम सुना होगा, किस तरह से जो मौर्यन काल में उसका जो एक इम्पोर्टेंस था वो उभर करके आया। लेकिन जब पटना सबसे पहले उभर करके आया तो वो शेर शाह के द्वारा उभर करके आया था। इन सारी चीज़ों का मैं आपको आराम से बताऊंगा, और सारी चीज़ें किस प्रकार चली हैं वो सब एक एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी को समझा रहा हूँ। कि अगर 7th क्लास की NCERT है और चैप्टर 2 की बातें कही गई हैं, तो मैंने हमेशा एक इंडेक्स को तोड़ने का काम करा है। और यही इंडेक्स को तोड़ना मेरे लिए सबसे आसान काम तो नहीं, थोड़ा लगता है कि डिफ़िकल्ट है, बट मेरे लिए अगर डिफ़िकल्ट है तो मैं आप लोगों के लिए इस लेवल तक का बना देता हूँ कि अगर ये वीडियो मेरी अगर कोई आंख बंद करके भी अगर सुन रहा होगा तो सारी चीज़ें उसको क्लियर हो जाएंगी। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, कन्नौज का इम्पोर्टेंस बताया गया है और जो 3 डायनेस्टीज़ उभर करके आई थी उनके बारे में बताया गया है। अगले जो चैप्टर से या फिर अगले वीडियो पे जो मैं बातें करूँगा वो दिल्ली सल्तनत पे बातें करूँगा, कैसे जितने भी हमारे सामने जो डायनेस्टीज़ उभर करके आई थी, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी थी, चाहे खिलजी डायनेस्टी थी, चाहे तुगलक डायनेस्टी थी, चाहे आपका सैयद डायनेस्टी थी, चाहे लोधी डायनेस्टी थी, इन सारी चीज़ों पे बातें करके हम धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसका भी एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने ही बताया है कि चीज़ें किस प्रकार याद रखनी है। क्योंकि हिस्ट्री में देखा क्या जाता है कि लोगों को मेडिवल में खासकर इस बात की दिक्कत आती है कि सर कहानी तो अच्छी लग रही है, कहानी तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन इनके जो नाम है, इनके जो डेट्स हैं वो किस प्रकार याद रहेंगी। तो इसका भी अगर सॉल्यूशन है तो मैं ही आप सभी को दूंगा, और ओवरऑल यही कहूँगा, जब सूरज हो साथ तो डरने की नहीं है कोई बात। इसी के साथ ही जो हमारा NCERT आंदोलन का बैच है वो 23 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और जिन जिन लोगों को NCERT में दिक्कत है, जिन लोगों का बेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिन लोगों को अटेम्प्ट 2022, 23, 24 में देना है, तो मैं ये नहीं आप सभी से कहूँगा कि आप आराम से बैठ करके सोचिए, चीज़ों को अप्लाई करिए, फिर उसके बाद कुछ डिसाइड करिए। मैं सीधा आप सभी से यही कहूँगा, बिना कुछ सोचे समझे आप इस प्लेटफॉर्म को पे जुड़ सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट है और जो क्लास है वो आपका 23 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। और NCERT मैंने आप सभी को बताया ही क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। अगर NCERT ही आप लोगों ने नहीं करा, NCERT को ही एज अ बेस लेकर के नहीं जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप स्टैंडर्ड बुक को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो चीज़ें आप लोगों के लिए ही मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि वो चीज़ें आपके समझ में तो आएंगी, सारी चीज़ें तो आप ठीक से उसको लेकर के जा सकते हैं, लेकिन हो सकता हो कि आप एग्ज़ाम से पहले उन सारी चीज़ों को याद ना कर पाएँ। क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री में 1-2 किताबें नहीं हैं, काफ़ी सारी किताबें हैं, और जो
उनका बेस है वो एनसीईआरटी ही कहलाता है। इसलिए मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि एनसीईआरटी ही करो, पहले सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही एक बेस बना लो, किस हिसाब से क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, किस हिसाब से इस बैच में जो एनसीईआरटी की पढ़ाइयाँ हैं वो हो रही हैं। उसके बाद ऊपर से अगर आपको कोई भी सी भी किताब कह दिया जाए, उस पर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक रीडिंग मारने के लिए कह दिया जाए, तो आप सब ये देख पाएंगे कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई हैं। अभी आप लोगों ने ये सुना होगा कि सर कुछ लोगों ने 4-5 बार लक्ष्मीकांत पढ़ ली, समझ नहीं आ रहा है, अब और पढ़ने का इरादा है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, एक बात मेरी यही सोचिए, अगर आप लोगों ने पॉलिटी की एनसीईआरटी स्टार्टिंग से पढ़ने की शुरुआत करी होती, चीज़ों को अच्छे से लेकर के आते, तो क्या वो लक्ष्मीकांत 1 से 2 रीडिंग में कंप्लीट नहीं हो जाती? तो ये कहने का मेरा मतलब यही है कि एनसीईआरटी को हमेशा से एक बेस बना करके चलिए, चीज़ें किस हिसाब से आपको करना है हमारे ओजांग सर बताएंगे और वही क्लास ले रहे हैं यहाँ पर, चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। और उनका जो रिज़ल्ट है, नतीजों की बातें करूँ तो आप सभी देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ से टॉपर्स निकल रहे हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग अगर यहाँ पर मुझे देख रहे हैं तो इस चीज़ को भी छोड़ेंगे। इसी के साथ ही कॉन्सेप्टर जो ईएमआई बैच है उसका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और चीज़ें बहुत ही आराम से चलेंगी। तो ये एनसीईआरटी के बाद मैं आप सभी को कहूँगा कि इसे ज्वाइन करिए। ज्वाइन ना करना आप लोगों के लिए एक गुनाह हो जाएगा, क्योंकि अगर मान करके चलिए आपने एनसीईआरटी कर ली, फिर अब आगे क्या करें? क्योंकि एनसीईआरटी को ही अगर ध्यान रखें तो चीज़ें तो कंप्लीट हो गई हैं हमारी, लेकिन अब आगे किस हिसाब से आगे लेकर के जाएँ, तो उस चीज़ में भी कॉन्सेप्टर बैच आप लोगों की हेल्प करेगा। ईजी से मॉडरेट और फिर मॉडरेट से हार्ड लेवल तक लेकर के जाएगा। इसी के साथ ही आज का जो शुभ विचार है कुछ इस प्रकार है, अचीव योर गोल्स इन साइलेंस। मतलब जो लोग हैं, लोगों की सुनो, सबकी सुनो, जो लोग कह रहे हैं वो सुनना बहुत ज़रूरी है। कौन क्या फॉलो कर रहा है, कौन सा किसका क्या तरीका है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दो, लेकिन उन लोगों को कॉपी मत करो, उन लोगों के पीछे मत भागो। अपना एक जो तरीका है उसको निकाल करके लेकर आओ, क्योंकि खुद से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। हमें खुद पता होता है किस हिसाब से हमें मेहनत करना है, कहाँ कमियाँ रह गई हैं, और जो भी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, जो भी तरीके आप फॉलो कर रहे हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखें, मार्केट में शोर मत मचाए। और ये इसी का एक नतीजा है कि अचीव योर गोल्स इन साइलेंस। और इसी के बाद आप लोगों ने सुना होगा कि लेट द सक्सेस मेक द नॉइज़। इसका मतलब जब सक्सेस आएगा, जब रिजल्ट आएगा, तो वो खुद ब खुद शोर मचा जाएगा। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर अगली क्लास में। कोई भी दिक्कत हो कमेंट को भर दीजिए, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, और आप लोग कर भी रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और इवन जो भी वीडियोस वगैरह हैं ये आप लोगों के द्वारा पसंद भी की जा रही हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट मुझे नहीं दिखा है यहाँ पर कि चीज़ों को नेगेटिव वे में लेकर के जा रहा है। एक पॉजिटिव वे में मेरे पास क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ही लोग समझ रहे हैं और चीज़ों को अच्छे से बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ जितने भी फ़ैन पेजेस बन रहे हैं उनके लिए दिल से शुक्रिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, एक अचीवमेंट के तौर पर ये है कि मेरे नाम के फ़ैन पेजेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ये मेरे लिए ही नहीं, आप लोगों के लिए काफ़ी एक अच्छी बात है कि चीज़ें देखिए अगर सही नहीं चलती या फिर लोगों को लगता कि ये जो चीज़ है वो सही नहीं है, तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो ऊपर उभर करके नहीं आती। तो इनके लिए दिल से शुक्रिया। आप लोगों जो यहाँ पर हैं ये लोग एक पॉजिटिव वे में, एक सिस्टमैटिक डायरेक्शन में सारी चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं। और देखिएगा एक न एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, आप लोग मेरे से आकर मिलिएगा और कहिएगा कि सर अगर आप ना होते तो हमारा पेपर क्लियर ना होता। तो इसी के साथ ही मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।